इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का संस्कृत का डर खत्म हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, आप कक्षा 10 में अगर संस्कृत लिए हो और आपको संस्कृत में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको संस्कृत से प्यार भी हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव लर्निंग चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा के समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कौन से विषय की? संस्कृत विषय की। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। यह इसका कौन सा भी पार्ट है? यहाँ पार्ट मैंने लिखा, उड़ंत द्वारा भी रहेगा। पार्ट 2 है, ये बात ध्यान दीजिए। कितने अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? 2 अंक का। इसके पार्ट 1 में हमने आपको वर्ण की परिभाषा अर्थात अक्षर की परिभाषा बता दिया था। ठीक है, और अक्षर या वर्ण जो है 2 तरह के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो आज हम जो है स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में विस्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ज्ञान मिलेगा, मनोरंजन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले स्वर की परिभाषा समझ लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम अ का उच्चारण करते हैं तो इसमें और कोई आपका वर्ण नहीं आ रहा है। ई का उच्चारण करते हैं ई, तो इसमें भी और कोई वर्ण का उच्चारण नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम क का उच्चारण करें क, तो इसमें क और अ आ रहा है। तो देखिए, उसमें दो वर्णों की आवश्यकता हो रही, तो इसमें केवल एक वर्ण की आवश्यकता होती है, वही आपका क्या होता है? स्वर। आई थिंक आप समझ रहे हैं। स्वर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो ऐसे भी आपको मालूम होगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे, और ये सिर्फ 5 हैं: अ, ई, उ, री। ठीक है, तो ये आपके 5 हैं, इनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ की बात करें, दीर्घ स्वर वो होंगे जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 8 हैं। आ, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा स्वर है और डबल मात्रा का समय लग रहा है। ई, ये आपका ऊ, ये आपका री, ये आपका ए, ये आपका अय, ये आपका ओ, ये आपका औ। तो ये दीर्घ स्वर बोले जाएंगे। ठीक है, प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर को परिभाषा क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा लिखना चाहिए, 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है। जो भी प्लुत स्वर होगा उसमें 3 का अंक बना होगा। जैसे उदाहरण के लिए ओम। ठीक है, इसे ऐसे बोलते हैं तो 3 मात्रा का समय आपको समझ में आ रहा होगा, ओम। ठीक है, आई थिंक आपने स्वर और उसके 3 प्रकार को समझ लिया। अब वीडियो रोककर इतना पूरा आप लिख लीजिए। ठीक है, तब हम व्यंजन पर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करते हैं। तो देखिए, व्यंजन की परिभाषा में हम आ चुके हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब कोई भी वर्ण अगर आप बोल रहे हैं उसमें स्वर अगर आ रहा है कहीं ना कहीं तो वो व्यंजन होगा। जैसे प, तो प क्या है? व्यंजन। जैसे च, तो च क्या है? व्यंजन। तो ये सब व्यंजन होंगे क्योंकि उसमें अ भी आ रहा है और अस्वर होता है। व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में। देखिए क्या लिखा है: जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ये 5 वर्ग इनके बने हैं और ये 25 संख्या इनकी है। क के देखिए, क वर्ग के जितने वर्ण हैं उनको हम पढ़ते हैं: क, ख, ग, घ। तो विभिन्न आप जब बोलेंगे तो आपका जो मुख है उसके विभिन्न भागों का आपस में स्पर्श होगा। आप चेक कर सकते हैं इसे। ऐसे च वर्ग के शब्दों अक्षरों को बोलेंगे, वर्णों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? च, छ, ज, झ, ञ।
ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पर बोलेंगे तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। कुल 25 हैं, क से लेकर प वर्ग तक, ठीक है, 5 वर्ग हैं इनके। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे व्यंजन जिनको जब हम बोलेंगे तो हमारे अंदर से गर्म वायु निकलेगी, इस तरह का आभास अगर होगा तो वो ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। इनकी संख्या 4 है, जैसे श। तो देखिए वायु से जो हम हवा निकाल रहे हैं उसकी रगड़ हो रही है, तो इस तरह से ये आपका श जो है वो आपका ऊष्म व्यंजन है। क्ष ये भी, और ये श, ह। तो यहाँ पर हवा ऐसा है कि जैसे एनर्जी लेकर निकल रहा है, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अंतःस्थत व्यंजन, एक्चुअल में अंतःस्थत व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन और जो स्पर्श व्यंजन है, या फिर कह लीजिए प वर्ग के बाद कुल मिलाकर ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बीच जो व्यंजन आ रहे हैं लगभग वही सब आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ये बात ध्यान दीजिए, सॉरी अंतःस्थत व्यंजन। और कुल मिलाकर अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद करिए इनकी संख्या 4 है, ठीक है। य, र, ल, व, य, र, ल, व, 4 संख्या है इनकी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब 2 व्यंजन उसमें जुड़ेंगे तो जो बनेगा वो संयुक्त व्यंजन होगा। जैसे क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ। अब ये किससे मिलकर बना है आगे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो आपका छ है वो क और श से मिलकर बना है, क और श से। तभी इसकी जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो KSHA, ठीक है, ध्यान दीजिए। त्र जो है त और र से, त र से। ज्ञ जो है ज और ज्ञ से, सॉरी ज और य से बना है, ठीक है। स्वर और व्यंजन की परिभाषा के बाद थोड़े से कुछ और जानने वाली चीजें इनको भी जानते हैं। जानते रहोगे तो आगे जो संस्कृत पढ़ाया जाएगा उसमें हेल्प मिलेगी। अनुस्वार, तो देखिए वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जो वर्ण के ऊपर बिंदु लगा रहता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे क में लगा है, न में लगा है, श में लगा है, तो ये सब अनुस्वार बोले जाएंगे। विसर्ग, वर्ण के अंतिम अक्षर में ह की ध्वनि प्रकट करने के लिए विसर्ग इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ण के अंतिम अक्षर अंतिम ध्वनि जो होती है ह को प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसी चिन्ह को हम विसर्ग कहते हैं। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। अनुनासिक, ये जो चंद्र के ऊपर बिंदी लगी इसे अनुनासिक बोलते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से अभी पढ़ाया ना, क वर्ग से प वर्ग तक जो व्यंजन सॉरी स्पर्श व्यंजन था, सभी वर्णों, यहाँ पर हमने वर्ग लिख दिया, वर्णों होना चाहिए। सभी वर्णों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंततः नासिका से बाहर निकलना पड़ता है, अंशतः नासिका के बाहर निकलना पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ऐसे वर्ण को बोलेंगे तो हमारे नाक से जो है वो क्या कहते हैं सांस निकलेगी। जैसे बोलिए ग, ङ, ठीक है, य, अण, न, म, तो इस तरह से यहाँ से श्वास निकलती है। इसी कारण इसे अनुनासिक, मतलब नासिका, नाक से निकलता है ध्वनि या कह लीजिए श्वास, इसी वजह से इसे अनुनासिक भी बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा कर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। संस्कृत की पूरी कोर्स आपको कराया जाएगा शिव डीपी लर्निंग चैनल पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।